Good evening, India. Good evening, Nalet family. Welcome back everyone on my YouTube channel Mr. India Crash Course. My name is Dilip Kumar from Madan Mohan Malviya University of Technology, गोरखपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपना YouTube चैनल मिस्टर इंडिया क्रैश कोर्स। आज हम सी लैंग्वेज जुलाई 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज क्लास के लिए प्रयोग किया जाने वाला कीवर्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड यूज्ड फॉर अ स्टोरेज क्लास? प्रिंट एफ, एक्सटर्नल, ऑटो, स्कैन एफ। मैंने आपको बताया था स्टोरेज क्लास 4 तरह की होती है, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर। तो इसमें से आपका ऑप्शन आने वाला है सी, ऑटो। यहाँ पर मैंने स्टोरेज क्लास के बारे में डिस्कस किया है। स्टोरेज क्लास के लिए क्या कीवर्ड्स यूज करते हैं, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, स्टोरेज क्लास क्या होती है, स्कोप क्या है उसका, लाइफ क्या है, मेमोरी लोकेशन क्या है। आप इसको पढ़िए, समझिए। मैंने आपको नीचे एग्जाम्पल भी दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.2, निम्नलिखित में से फंक्शनों के किस युग्म का प्रयोग एक वर्ड IO के लिए किया जाता है? विच पेयर ऑफ फंक्शन बिलो आर यूज्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट? गेट केयर फंक्शन एंड पुट केयर, स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, नन ऑफ दीज। सी डेटा इनपुट एंड आउटपुट, सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन के लिए आप गेट केयर का यूज करेंगे, सिंगल कैरेक्टर आउटपुट फंक्शन के लिए आप पुट केयर फंक्शन का यूज करेंगे। तो जब भी आप सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट लेते हैं तो उसके लिए गेट केयर फंक्शन एंड पुट केयर फंक्शन का आप यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? तो हमने एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाया हुआ है P और जिसके अंदर इनिशियलाइज किया हुआ है हेलो वर्ल्ड। इसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया है Q। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है इसमें P++ एक इंक्रीमेंट किया है पॉइंटर के अंदर। तो आपको याद रखना है P एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है। तो कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर में ऑलवेज 1 ब्लॉक इंक्रीमेंट होता है। तो ये H से इंक्रीमेंट होके E पर पहुंच जाएगा। तो ये पॉइंट करने लगेगा ईलो वर्ल्ड को। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है Q इक्वल इंट, पॉइंटर ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद P। तो हम P की क्या कर रहे हैं? टाइप कास्टिंग। जो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर P है उसकी हमने टाइप कास्टिंग कर दी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है Q++। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? जो इंटीजर टाइप का Q पॉइंटर है हम उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी इंटीजर टाइप के पॉइंटर में इंक्रीमेंट होता है वो ऑलवेज 2 ब्लॉक्स आगे फॉरवर्ड होता है। तो अभी हम E पे थे, अब E से कहां पे पहुंच जाएंगे? अब डायरेक्ट एक L को छोड़ के लो LO पे पहुंच जाएंगे और बाकी का आगे सेम रहने वाला है LO वर्ड। तो क्या प्रिंट होने वाला है जब हम प्रिंट करेंगे? तो पहले मॉडुलस एस में प्रिंट होगा ईलो वर्ड और दूसरे Q में प्रिंट होने वाला है लो वर्ड। इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, इसलिए आप जिस भी ऑप्शन को टिक करेंगे वो आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.4, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर डेटा प्रकार है? फ्लोट, यूनियन, एरे, लिंक लिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर डेटा टाइप? फ्लोट, यूनियन, एरे, लिंक लिस्ट। तो आपको पता है आपका बेसिक डेटा टाइप क्या होता है? बेसिक डेटा टाइप 3 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, कैर और फ्लोट। तो इसमें से आपका ऑप्शन होने वाला है ए ऑप्शन, फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 1.5, सी में हेडर फाइलों में शामिल होता है। सी की हेडर फाइलों में क्या शामिल होता है? सी की हेडर फाइलों में लाइब्रेरी फंक्शन शामिल होते हैं। हेडर फाइल इन सी कंटेन लाइब्रेरी फंक्शंस। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1.6, दशमलव संख्या 12 का बाइनरी संख्या समानांतर क्या है? व्हाट इज द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 12? सबसे पहले 12 डेसिमल नंबर का डिक्रीमेंट ऑर्डर में हाफ करते हुए लिखेंगे। 12 का हाफ 6 का हाफ 3 और 3 का हाफ 1। इसके बाद हम जो इवन नंबर होगा उसके सामने 0 और जो ऑड नंबर होगा उसके सामने हम 1 लिख देंगे। सम संख्या के आगे 0 और विषम संख्या के आगे 1। इसके बाद जो भी हमें नंबर मिलेगा वही आंसर आने वाला है। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 1.7, पॉइंटर्स के हैं? पॉइंटर्स आर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, अनसाइन इंटीजर डेटा टाइप, नन ऑफ दीज। पॉइंटर्स क्या होता है? पॉइंटर्स इंटीजर टाइप के भी होते हैं, कैरेक्टर टाइप्स के भी होते हैं, अनसाइन इंटीजर टाइप्स के भी होते हैं और फ्लोट टाइप के भी होते हैं। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
सी लैंग्वेज में मोस्टली 4 तरह के पॉइंटर होते हैं, नल पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर, जेनरिक पॉइंटर और वाइल्ड पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 1.8, सी में यदि आप एक एरे को एक फंक्शन के लिए आर्गुमेंट के रूप में पास करें, वास्तविक रूप में क्या पास होता है? इन सी, इफ यू पास एन एरे एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, व्हाट एक्चुअली पास्ड? तो जब भी आप एक फंक्शन में एरे के रूप में आर्गुमेंट पास करते हैं तो वास्तव में आप एरे का बेस एड्रेस पास कर रहे होते हैं। तो आपका क्या ऑप्शन होने वाला? आपका ऑप्शन होगा सी, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। क्वेश्चन नंबर 1.9, निम्नलिखित में से कौन सा एफ ओपन फंक्शन स्टेटमेंट सी में अवैध है? विच ऑफ द फॉलोइंग एफ ओपन फंक्शन स्टेटमेंट इज इलीगल इन सी? फर्स्ट ऑप्शन fp इक्वल एफ ओपन abc.txt, और इस फाइल को हमने रीड मोड में ओपन किया है जो बिल्कुल करेक्ट सिंटैक्स है। ऑप्शन बी, fp इक्वल एफ ओपन ब्रैकेट के अंदर हमने एक पाथ दिया हुआ है c:/user1/abc.txt, और इस फाइल को हमने w मतलब राइट मोड में ओपन किया हुआ है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब भी आप सी लैंग्वेज में किसी भी फाइल का पाथ देते हैं उसे ओपन करने के लिए या क्रिएट करने के लिए, तो हमेशा फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, जबकि अदर लोकेशंस पर बैकवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। इस फाइल पाथ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एक फाइल पॉइंटर fp क्रिएट करते हैं, इसके बाद हम नीचे fp इक्वल एफ ओपन करके भी लिख सकते हैं और हम वहाँ पर भी लिख सकते हैं जहाँ पर हमने फाइल पॉइंटर को क्रिएट किया हुआ है। तो हमने लिखा है फाइल पॉइंटर fp इक्वल एफ ओपन और हमने ब्रैकेट के अंदर c:/file.txt नाम की एक फाइल का नाम लिखा है और इसको w मोड में ओपन कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर फाइल जब w यूज़ करते हैं तो फाइल को क्रिएट किया जाता है। हमने एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया है, इसके नीचे लिखा इफ fp इज इक्वल नल। अगर हमारा फाइल पॉइंटर नल रिटर्न करता है तो वो हमें क्या मैसेज दे दे? प्रिंट एफ वेलकम टू ओ लेवल क्लासेस। या आपने देखा होगा अगर हमारा फाइल पॉइंटर नल होता है तो वो मैसेज देता है फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड और फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है तो जो फाइल पॉइंटर होगा वो उस फाइल की लोकेशन को रिटर्न कर देगा। तो हमने एल्स पार्ट में लिखा प्रिंट एफ मिस्टर इंडिया क्रैश कोर्स। इसके बाद हमने एक फंक्शन यूज किया गेट ch, जो कि स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक हम कीबोर्ड से एक कैरेक्टर इनपुट ना दे दें। अब प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमने प्रोग्राम को रन किया, तो अब जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा मिस्टर इंडिया क्रैश कोर्स, जिसका मतलब हमारी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। अब हम फॉरवर्ड स्लैश की जगह पाथ में बैकवर्ड स्लैश का यूज करके देखेंगे। बैकवर्ड स्लैश यूज करने से हमारा फाइल पॉइंटर नल रिटर्न करेगा और आउटपुट में वेलकम टू ओ लेवल क्लासेस प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब फाइल पॉइंटर ने नल रिटर्न किया है, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट आउटपुट मिला है वेलकम टू ओ लेवल क्लासेस। फाइल पाथ की जगह हम फाइल का नाम लिखकर भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने फाइल का नाम लिखा, प्रोग्राम को कंपाइल किया, इसके बाद रन किया। रन करने के बाद हमें फाइल की लोकेशन रिटर्न हो गई। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इसमें ऊपर के 3 ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन होगा इसमें डी, नन ऑफ द मेंशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1.10, निम्नलिखित में से कौन सा सी लैंग्वेज में कीवर्ड नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज? ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी एंडल, ऑप्शन सी फ्लोट, ऑप्शन डी स्विच। तो फ्लोट एंड स्विच आपके क्या है? कीवर्ड है, जबकि ऑप्शन बी एंडल एक कीवर्ड है जो कि C++ लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए मैन एक फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट होने के चांस मैन ऑप्शन के ज्यादा हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन की पॉसिबिलिटीज है, ए ऑप्शन की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, बी ऑप्शन की कम पॉसिबिलिटीज है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स 2.1, एरे इंट A5 का उपयोग उसमें 5 वर्ड A, B, C, D और E संग्रह करने के लिए किया जा सकता है। एरे इंट A5 कैन बी यूज्ड टू स्टोर 5 कैरेक्टर A, B, C, D and E into it।
हम इस इंटीजर A5 के अंदर A, B, C, D और E को रख सकते हैं, क्योंकि A एक इंटीजर टाइप का एरे है, तो जो कैरेक्टर हमने इसमें रखे हैं उसकी ASCII वैल्यू एरे इंडेक्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में A, B, C, D, E की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, अगर आप मॉडुलस D प्रिंट करते हैं तो A, B, C, D की ASCII वैल्यू प्रिंट होगी, अगर मॉडुलस C प्रिंट करते हैं तो A, B, C, D कैरेक्टर प्रिंट होंगे। आपको ध्यान रखना है, कैरेक्टर टाइप के एरे में ऑलवेज नल कैरेक्टर ऐड होता है, जबकि इंटीजर टाइप के एरे में नल कैरेक्टर ऐड नहीं होता है। इसलिए आपका ये क्वेश्चन सही है, यहाँ पर आपके पांचों कैरेक्टर इंटीजर टाइप के एरे में स्टोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2.2, सी लैंग्वेज आरंभ में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए में डिजाइन और विकसित की गई थी। सी लैंग्वेज वाज इनिशियली डिजाइन एंड डेवलप एट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। सी लैंग्वेज AT&T वेल लैब्स में 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप की गई थी, इसलिए ये क्वेश्चन फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2.3, एक डू वाइल कंस्ट्रक्ट में प्रतिबंधी अभिव्यक्ति को बंद करने के बाद एक सेमीकोलन रखा जाना चाहिए। अ सेमीकोलन मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर क्लोजिंग द कंडीशनल एक्सप्रेशन इन अ डू वाइल कंस्ट्रक्ट। तो जी हाँ, जब हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं तो वाइल में कंडीशन लगाने के बाद सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2.4, टर्नरी अभिव्यक्ति एक चयनित कंट्रोल कंस्ट्रक्ट है। टर्नरी एक्सप्रेशन इज अ सिलेक्टिव कंट्रोल कंस्ट्रक्ट। टर्नरी ऑपरेटर में 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड एक्सप्रेशन 1 और थर्ड एक्सप्रेशन 2। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर एक सिलेक्टिव कंट्रोल कंस्ट्रक्ट है। ये आपका क्वेश्चन ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2.5, सभी फंक्शन सिवाय मैन फंक्शन स्वतः निष्पादन नहीं करते हैं, उनको कॉलिंग फंक्शन की आवश्यकता होती है। All the function except main function do not execute on their own, they require a calling function. main function ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कॉल होता है और बाकी के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रोग्राम के अंदर फंक्शन कॉल का यूज करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं मैन फंक्शन स्वतः निष्पादित होता है, जबकि बाकी के फंक्शंस को आपको कॉल करना पड़ता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2.6, मैन फंक्शन के लिए रिकर्सिव कॉल की अनुमति नहीं है। रिकर्सिव कॉल इज नॉट अलाउड फॉर मैन फंक्शन। ये क्वेश्चन आपका फॉल्स है, हम मैन फंक्शन को रिकर्सिव कॉल कर सकते हैं। आप इस एग्जांपल को देखिए, इसमें हमने वॉइड मैन के अंदर फिर से दोबारा मैन फंक्शन को कॉल किया है, जो कि बिल्कुल लीगली एकदम परफेक्ट है। हम मैन फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2.7, एक स्ट्रक्चर उसके सदस्य के रूप में स्वयं स्ट्रक्चर नहीं रख सकता है। A structure cannot contain the structure itself as its member. आपको ध्यान रखना है, आप स्ट्रक्चर की नेस्टिंग तो कर सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए हमने स्ट्रक्चर की नेस्टिंग यहाँ पे की हुई है। 2 स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्ट टैग 1, स्ट्रक्ट टैग 2। तो इसको मैंने फर्स्ट टैग 1 स्ट्रक्चर के अंदर टैग 2 स्ट्रक्चर को रखा हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने सिंपली एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है स्ट्रक्ट ए। इसके बाद हमने इस स्ट्रक्चर का अंदर एक मेंबर वेरिएबल बनाया है इंट बी। फिर से अगेन हमने स्ट्रक्ट ए पॉइंटर पी मेंबर बनाया हुआ है। इसके बाद हमने इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया हुआ सी। इसके बाद हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी वार्निंग या एरर नहीं आई। अगेन हम इस प्रोग्राम को एडिट करके पॉइंटर पी की जगह पर सिर्फ स्ट्रक्ट ए का पी मेंबर बनाते हैं, जो कि ये एरर दे देगा। तो हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो यहाँ पर एक एरर आ गई, अनडिफाइंड स्ट्रक्चर ए। इसलिए एक स्ट्रक्चर उसके सदस्य के रूप में स्वयं स्ट्रक्चर नहीं रख सकता है। आ स्ट्रक्चर कैन नॉट कंटेन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ एज इट्स मेंबर। ये क्वेश्चन आपका ट्रू है। क्वेश्चन 2.8, पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स एक टर्म है जिसका प्रयोग उन पॉइंटर्स का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनके कंटेंट्स दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होते हैं। पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉइंटर्स हुज कंटेंट आर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। ये क्वेश्चन ट्रू है। जब हम एक पॉइंटर का एड्रेस दूसरे पॉइंटर में कंटेन करते हैं तो उसके लिए हम पॉइंटर टू पॉइंटर टर्म का यूज करते हैं। क्वेश्चन 2.9, सी में strcat फंक्शन एक फंक्शन नाम है जिसका प्रयोग 2 स्ट्रिंग को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाता है। In C,
there is a function named strcat function used to concatenate two strings. strcat function का यूज दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन भी ट्रू है। क्वेश्चन 2.10 सी प्रोग्राम में पूर्व निर्धारित मैक्रोस के वैल्यू printf स्टेटमेंट का प्रयोग करके प्रिंट किए जा सकते हैं। Values of predefined macros can be printed using printf statement in C program. इस क्वेश्चन का आंसर भी ट्रू है। अगर हम मैक्रो को ऑलरेडी प्रीडिफाइन कर देते हैं तो हम printf स्टेटमेंट की हेल्प से उस मैक्रो को प्रिंट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग 3.1 कीवर्ड यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। तो जब भी आपको एक फंक्शन से रिटर्न होकर वापस कॉलिंग फंक्शन पर जाना होता है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? उसके लिए आपको रिटर्न का यूज करना पड़ता है एच ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3.2 स्टेटमेंट यूज टू गो टू द नेक्स्ट इटरेशन इन अ लूप। जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट को स्किप करना हो और लूप की नेक्स्ट इटरेशन पर जाना हो तो इसके लिए आप कंटिन्यू ऑप्शन का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर आई। क्वेश्चन नंबर 3.3 लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू क्लियर द स्पेसिफाइड बफर। जब भी आपको स्पेसिफाइड बफर को क्लियर करना हो तो उसके लिए आप एफ प्लस फंक्शन का यूज करते हैं। या तो वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बफर होगा या आपका फाइल पॉइंटर बफर होगा, तो आप उसको क्लियर करने के लिए एफ प्लस का यूज करेंगे, ऑप्शन एफ। क्वेश्चन नंबर 3.4 रिलेशनल ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हम स्ट्रक्चर के अंदर नहीं करते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा एल। क्वेश्चन 3.5 फंक्शन दैट एलोकेट्स एंड क्लियर एलोकेटेड मेमोरी। आपको ध्यान रखना है आपके पास दो फंक्शन होते हैं मेमोरी एलोकेट करने के, मैलॉक कैलॉक। तो जब भी आप मेमोरी को एलोकेट भी करते हैं और क्लियर भी करते हैं तो उसके लिए आप ऑलवेज कैलॉक फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.6 इफ यू हैव to use many if-else conditions, they can be usually implemented by। जब आप बहुत सारी if-else condition को यूज कर रहे हैं उसकी जगह पर आप किसको implement कर सकते हैं? तो हम if-else की जगह पर switch फंक्शन का यूज कर सकते हैं, switch केस कंट्रोल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7 a piece of information passed to a method। जब आप किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को किसी मेथड के अंदर पास करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो हम जब भी किसी फंक्शन के अंदर किसी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं तो उसे या तो आर्गुमेंट्स कहते हैं या तो हम उसे पैरामीटर्स कहते हैं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.8 फंक्शन दैट एलोकेट्स मेमोरी बट डज नॉट क्लियर एलोकेटेड मेमोरी। कौन सा फंक्शन मेमोरी को एलोकेट तो करता है लेकिन एलोकेटेड मेमोरी को क्लियर नहीं करता है? तो मैलॉक एक ऐसा फंक्शन है जो मेमोरी को एलोकेट तो करता है लेकिन एलोकेटेड मेमोरी को क्लियर नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3.9 फंक्शन यूज्ड फॉर फाइल पॉइंटर मूवमेंट। कौन सा फंक्शन फाइल पॉइंटर के मूवमेंट या पॉइंटर की पोजीशन सेट करने के लिए यूज करते हैं? तो एपसीक फंक्शन का यूज हम फाइल पॉइंटर की पोजीशन या मूवमेंट को सेट करने के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3.10 अनएंडिंग लूप इफ नो ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी। अगर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किसी लूप की बॉडी के अंदर नहीं हुआ है तो कौन सा लूप अनएंडिंग एग्जीक्यूट होगा? ऑप्शन नंबर जी, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही लूप है, फॉर लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 4.1 सी लैंग्वेज इज वेल सुइटेड फॉर प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज क्या होती है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होती है और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी होती है, तो इसलिए यहां पर इसका ऑप्शन होगा जे, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 एन स्टोरेज क्लास कैन बी यूज्ड टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल नॉन टू ऑल द फंक्शन इन द फाइल। किस स्टोरेज क्लास की हेल्प से वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर किया जाता है जिससे सभी फंक्शंस को उस वेरिएबल के बारे में पता होता है? तो स्टोरेज क्लास चार तरह की होती है, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर। तो हम एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का यूज वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, आपका ऑप्शन एच है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 फंक्शन कैन बी यूज्ड
टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर। जब भी आपको कीबोर्ड से कभी भी सिंगल कैरेक्टर रीड करना हो तो आप उसके लिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है गेट सी एच, तो हम किसका यूज करते हैं, गेट सी एच फंक्शन का यूज करते हैं, ऑप्शन एम। क्वेश्चन नंबर 4.4 द ऑपरेटर प्लस प्लस इज नॉन एज ऑपरेटर। तो हम प्लस प्लस को क्या बोलते हैं, प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका ऑप्शन होगा जी। क्वेश्चन नंबर 4.5 द ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी स्पेस डायनामिकली टू वेरिएबल्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। किस ऑपरेटर का यूज डायनामिकली वेरिएबल के लिए मेमोरी को एलोकेट करने के लिए किया जाता है? तो हम कैलॉक और मैलॉक फंक्शन का यूज मेमोरी को एलोकेट करने के लिए किया जाता है, जबकि साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज मैलॉक और कैलॉक फंक्शन के साथ मेमोरी एलोकेशन के दौरान किया जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन 4.6 अ वेरिएबल पॉइंट टू अनदर पॉइंटर। एक पॉइंटर वेरिएबल ही दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करता है, जिसके लिए हम पॉइंटर टू पॉइंटर टर्म का यूज करते हैं, ऑप्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7 अ फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप इज डिक्लेयर्ड एज। यदि फंक्शन से हमें कोई भी रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं चाहिए तो हम उसको हमेशा void की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं। void एक नो रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.8 अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय साइन। तो हम किसी भी फंक्शन की प्रोटोटाइप को हमेशा सेमीकोलन के सिंबल से टर्मिनेट करते हैं, आपका ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 4.9 व्हेन अ स्ट्रक्चर टू पास्ड टू अ फंक्शन देन इट शुड पास बाय। आप फंक्शन का दो तरह से यूज करते हैं, या तो आप पास बाय वैल्यू यूज करते हैं या पास बाय रेफरेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर अभी आपका ऑप्शन एक ही है, पास बाय रेफरेंस, ऑप्शन एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.10 द कंडीशनल ऑपरेटर इज अ ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं और इसको हम सिलेक्टिव ऑपरेटर भी बोलते हैं। आपका ऑप्शन होगा इसमें ए।